जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 5 है और यहाँ पे हमने 4 मॉक टेस्ट महासु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाए, वहाँ पे 2024 आर्मी अग्निवीर के मॉक टेस्ट करके एक लिस्ट बनी है। तो अगर आप हमारे महासु एकेडमी सोलन के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के जो अभी मॉक टेस्ट सीरीज है वो हमने लॉन्च करी है, जो सैटरडे और संडे शाम 7 बजे महासु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1559, 1556, 1539 या 1757? तो जो चौसा का युद्ध है ये लड़ा गया था 26 जून 1539। फुल डेट अगर आपसे पूछी जाए तो ये 26 जून की है। और 26 जून कब? 1539। तो चौसा का जो युद्ध है वो 1539 को लड़ा गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर दूसरा हमला किया, यह अभियान क्या था? यानी जब 1971 में भारत पाक के मध्य युद्ध लड़ा गया था तो उस समय जो हमारी नेवी है उन्होंने कराची बंदरगाह, कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन त्रिशूल? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पाइथन। ये दूसरा युद्ध था। और अगर हम बात करें कि जो पहला हमला किया गया था तो पहले हमले का जो नाम है वो है ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ये पहला था और यहाँ पे ये पहले वाला है, और ये कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया था। तो 1971 में भारत की नौसेना के द्वारा ऑपरेशन पाइथन किया गया था। अगर मैं बात करूं तो ये 8 से 9 दिसंबर के बीच ये करा गया था। तो ये भी आपने डेट ध्यान देनी है, 9 दिसंबर या 8 और 9 दिसंबर 1971 को ये करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 10 दिसंबर, 8 सितंबर या 5 जून? तो जो जल दिवस है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय सेना का गोरखा रेजिमेंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भारतीय सेना है इसके अंदर अलग अलग रेजिमेंट पाई जाती है। तो एक गोरखा नामक रेजिमेंट है, उस वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी उसका काम क्या है? हवाई अभियान, रेगिस्तान युद्ध, समुद्री अभियान या पहाड़ी और जंगली युद्ध? तो जो गोरखा रेजिमेंट है ये पहाड़ी और जो जंगली युद्ध है उसके लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आईएनएस रणवीर क्या है? पनडुब्बी, युद्धपोत, विमान वाहक पोत या प्रशिक्षण केंद्र? तो जो आईएनएस रणवीर है ये नौसेना का एक विध्वंसक युद्धपोत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भारी तबाही करने वाला एक युद्धपोत है, तो आपने ध्यान देना है। आईएनएस रणवीर ये काफी बार पूछा जाता है। तो ये एक जो युद्धपोत है, और इसको कब भारतीय जो सेना है, भारतीय सेना यानी नौसेना, जो भारतीय नौसेना है, उनने इसे 1986 को अपने में शामिल किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि आईएनएस रणवीर को कब नौसेना ने अपनाया था? तो 1986 को ये अपनाया था। और ये है क्या? ये एक युद्धपोत है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, इनसेट, 1B, भास्कर 1 या IRS 1A? तो जो यहाँ पे पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है वो है IRS-A। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? यानी जो प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए अन्न योजना शुरू करी थी उसका उद्देश्य क्या था? सस्ते आवास, यानी जो गरीब है उनको सस्ते आवास देना, गरीबों को मुफ्त अनाज देना, कौशल प्रशिक्षण यानी जो स्किल ट्रेनिंग है, ऑप्शन सी कौशल प्रशिक्षण यानी जो स्किल ट्रेनिंग है वो, या स्वास्थ्य बीमा? तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसका उद्देश्य क्या था? कि गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाए। आपने देखा होगा कि जब 2020-21 के मध्य कोरोना आया था
तो सरकार के द्वारा एक शुरुआत की गई थी, जिसमें जितने भी गरीब परिवार है उसके लिए फ्री में राशन देना था और ये हुआ कब था 2020 जब कोविड महामारी भारत देश के अंदर आई थी। तो ये आपने ध्यान देना है उस समय आपको काफ़ियों को ध्यान होगा कि लॉकडाउन के समय सरकार के द्वारा जो राशन है वो फ्री में बाँटा जा रहा था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या नई दिल्ली? तो जो इंडिया गेट है, ये स्थित है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान देना है जो इंडिया गेट है, वो नई दिल्ली में है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो मुंबई के अंदर है, लेकिन यहाँ इंडिया गेट की बात करी गई थी, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएँगे, जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि जो ये इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर ये बनाया क्यों गया था? तो मैं आपको बता दूँ कि जब प्रथम विश्व युद्ध में हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए थे तो उनकी याद में ये बनाया गया था। और अगर बात करें कि जो इंडिया गेट का डिज़ाइन है वो किसने दिया था? तो इसका जो डिज़ाइन है वो लुटियंस के द्वारा दिया गया था। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 26 मई, 20 जून या 21 जून? तो जो योग दिवस है, ये मनाया जाता है 21 जून को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक कौन-सा है? तो अगर ये बात करें ऑफ़िशियल जो हमारी गेम है उसकी बात करें, यहाँ पे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल यानी आधिकारिक कौन-सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या कोई आधिकारिक खेल नहीं। तो अगर ऑफ़िशियल गेम की बात करें तो भारत की ऐसी कोई भी गेम नहीं है। हम ऐसे ही मानते हैं कि भारत की जो एक प्रसिद्ध खेल है वो हॉकी है क्योंकि इसके अंदर भारत के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने हॉकी में ज़्यादा मेडल प्राप्त की है। लेकिन अगर बात करें ऑफ़िशियल तरीके से तो हमारा ऑफ़िशियल यानी आधिकारिक तौर पर कोई भी खेल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन प्रचार, विदेशी निवेश, स्वदेशी हथियार और तकनीक का विकास करना या शिक्षा का सुधार। तो जो स्वदेशीकरण है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो है जो स्वदेशी हथियार है और उनकी तकनीक है, उनका विकास करना। यानी जो अपने ही देश के अंदर हथियार बनते हैं और जो टेक्नोलॉजी है, उसका विकास करना ही क्या है? स्वदेशीकरण है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है, राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो ये फहराने की बात करी गई है, आपने ध्यान देना है। एक होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, वो पहली बार कब फहराया गया था? तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा यानी पहली बार भारत देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और अगर अपनाने की बात करें तो आपको पता है कि 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक सैनिक को 1987 में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भेजा गया था। यह अभियान क्या था? यानी जो एक सैनिक है उसको भेजा गया था श्रीलंका और किस लिए भेजा गया था? शांति स्थापित करने। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? यानी उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन सनराइज? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑपरेशन पवन यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नंबर 14, 2022 कॉमन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? जो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुई थी उसमें भारत देश ने कितने पदक प्राप्त किए थे? 71, 81, 61 या 101? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 61 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इन 61 में क्या चीज़ थी कि एक हमारे पास स्वर्ण पदक था, स्वर्ण जिसको आप गोल्ड बोलते हैं। तो अगर स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण कितने थे? 22 थे।
फिर अगर रजत पदक की बात करें कि इसमें रजत पदक कितने थे, तो रजत पदक की बात करें तो वो कितने थे? 16 थे। और उसके बाद कौन-सा आता है? कांस्य पदक आता है, तो अगर कांस्य पदक की बात करें कि कांस्य पदक कितने थे, तो वो थे 23। और अगर आप इसका सम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 6 और 3 9 और 2 11 हासिल 1 और अगर यहाँ करें 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 तो कुल कितने हुए? 61। तो 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, उसमें भारत के द्वारा जो पदक जीते गए थे, उनकी संख्या 61 थी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? कुंभ, बिहू, ओणम या जन्माष्टमी? तो उस त्योहार का नाम है ओणम। और मैं आपको बता दूं कि जो ओणम है वो केरल के अंदर मनाया जाता है और इसमें जो पूछा जाता है कि जो ये ओणम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से है। ये बात तो आपने ध्यान देनी है। साथ के साथ ये भी ध्यान देनी है कि जो ओणम त्योहार है वो भगवान विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी का चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? बहुत कम है, अधिक है, बराबर है या कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े कि पृथ्वी का चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में कितना है? तो अगर सूर्य की तुलना में देखें, जो पृथ्वी का चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल है, वो होता है अधिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैनिक को थकान और चक्कर आने की शिकायत है। यह किस अंग की समस्या हो सकती है? कि जो एक सैनिक है उसको थकान होती है और उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय से, सेरिबेलम से, यकृत से या गुर्दे से? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा हृदय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जो शक्ति का मात्रक है वो क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या कूलम्ब? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वॉट, WATT। तो ध्यान देना है, WATT वॉट, ये है एसआई मात्रक और किसका है ये? शक्ति का। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा या कैलिस्टो? तो अगर बात की जाए सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह उपग्रह यानी सैटेलाइट की, तो वो है गैनीमेड, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अगर सौरमंडल में ग्रहों की बात करें तो ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति और बृहस्पति का ही जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है, किसकी सैटेलाइट है? तो ये है बृहस्पति की। तो ये आपने ध्यान देना है, बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसका जो उपग्रह है यानी सैटेलाइट है वो कौन सा है? गैनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है यानी सैटेलाइट है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे छोटे अंग पूछा गया है, पिट्यूटरी, थायराइड, पिनियल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो जो मानव शरीर का सबसे छोटा ऑर्गन है, अंग है, वो है पिनियल ग्रंथि। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पिनियल ग्रंथि की बात करें तो ये पाई कहाँ जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पहली चीज तो ये कि ये कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है और मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका जो आकार है वो चावल के समान होता है, छोटा होता है। तो सबसे छोटा जो अंग है वो कौन सा है? पिनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है और चावल के दाने के समान ये होती है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के घनत्व बदलने पे, ये घनत्व होना चाहिए यहाँ पे, घनत्व बदलने पे, प्रकाश की तीव्रता से, चुंबकीय क्षेत्र से या गुरुत्वाकर्षण से? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका कारण होता है कि किसी भी पदार्थ का जो माध्यम है उसका जब घनत्व बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में रंध्र यानी स्टोमेटा का कार्य क्या है? अब ये रंध्र क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं, जैसे हमारे पास मान लो ये पत्ती है और इस पत्ती के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं
और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। अब इन्होंने बोला कि इस रंध्र यानी स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय, भोजन परिवहन, जल परिवहन या प्रकाश संश्लेषण। तो जो इनका कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्य होता है गैसों का विनिमय, विनिमय, ध्यान से सुनना, गैसों का विनिमय। अब ये विनिमय क्या होता है? ये होता है गैसों को आदान प्रदान करना। कि अगर हम बात करें गैसों का विनिमय, तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्टोमेटा होता है, ये पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले समझा था। ये क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें श्वसन के लिए जो CO2 को है, एक गैस होती है CO2 और एक होती है O2 यानी ऑक्सीजन। ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ये जो छिद्र होते हैं, ये क्या करता है कि अपने लिए O2 को तो ले लेता है और जो छोड़ता है वो छोड़ता है ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैस विनिमय। गैस विनिमय में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो अपने में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अपने लिए लेती है और जो हमारे लिए है वो ऑक्सीजन छोड़ देती है। तो अब आपको पता चला कि जो रंध्र है यानी स्टोमेटा है, इसका काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम प्रतिरोध वाला पदार्थ कौन सा है? यानी इसमें सबसे जो कम प्रतिरोध है वो किसका होता है? तांबे का, चांदी का, सोने का या सुपर कंडक्टर का? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे जो कम प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किसका है? सुपर कंडक्टर का। 1 जूल लगभग के बराबर होता है। यानी जो 1 जूल है वो किसके बराबर होता है? 1 जूल की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू पूछी है किसके बराबर होता है 1 जूल? तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो 0.24 कैलोरी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली कौन सी है? पेरिटोनियम, मेनिनजेस, पेरिकार्डियम या फुफ्फुस सावरण? तो जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आपस में ढकती है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेनिनजेस के द्वारा इसकी जो सुरक्षा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु की वो की जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय या योनि? तो जो महिलाओं में प्राथमिक यौन अ, अंग है वो है अंडाशय, ओवरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से कितने तरीकों से होता है? 2, 3, 4 या 5? तो जो ऊष्मा का संचरण है उसकी विधियां 3 हैं। कौन कौन सी? चालन, संवहन और विकिरण। ये शायद हमारा पहले भी मॉक टेस्ट में ये हो चुका है। तो इसकी ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, वहां पे मैंने इसको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैनिक भारी सामान को रस्सी और चरखी से उठाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी अगर कोई भी भारी सामान है, आपने देखा होगा कि कोई भी भारी सामान हो उसे रस्सी या चरखी से ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो इस पे कौन सा सिद्धांत लगता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम, चरखी का सिद्धांत या संवेग संरक्षण का नियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चरखी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अब चरखी का सिद्धांत क्या है? आपने देखा है कि अगर मान लो आप के अंदर क्षमता है कि आप 80 या 100 किलो का वेट उठाते हो, तो वो आप सीधे हाथों से ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कि 500 किलो हो या 600 किलो हो और उसको आपने ऊपर की ओर उठाना है, तो आप क्या करोगे कि एक रस्सी को टायर से बांधोगे और उसको ऊपर की ओर आप खींचते जाओगे। तो इसे चरखी का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4, CH3, COOH, C6H12 आएगा और O6, और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? C2H5OH। तो जो यहाँ पे एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। C2H5OH ऐसे होता है, ये लिखा हुआ
H5OH, ये किसका सूत्र हो जाएगा? एथेनॉल का सूत्र। अगला प्रश्न, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, संतुलन और समन्वय बनाना, तापमान नियंत्रण करना और पाचन नियंत्रण करना। तो जो सेरिबेलम है इसका कार्य होता है संतुलन और समन्वय का कार्य करना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेकर 35 हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप सभी ने करना क्या है, अपने पास एक नोटबुक लेनी है और पेन लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको साथ के साथ जो है सॉल्व करने वाली है। तो 31वां क्वेश्चन है, नितिन ऊपर से 40वां स्थान है तथा रजनीश नीचे से 31वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 3 छात्र बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास ऊपर से भी और नीचे से भी स्थान दिया हो तो आपने उसको प्लस कर देना है। यहाँ पे 40वां स्थान किसका है? नितिन का ऊपर से है। और अगर रजनीश का नीचे से देखे तो 31वां स्थान है रजनीश का। इन दोनों को ऐड करो, 40 और 31 कितना बनता है आपके पास? ये बना 71। और इसमें जो प्लेस बीच में जो स्टूडेंट दिए हैं उनको भी इसके साथ ऐड कर देना है। तो 71 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 74 यानी 74, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पे हमारे पास डिजिट दिए हैं 4, 16, 36, 64 और यहाँ पे आपने ब्लैंक स्पेस वाला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अगर इस 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और अगर 16 की बात करें ये 4 का वर्ग होता है, 36 की बात करें ये 6 का वर्ग होता है और 64 की बात करें तो ये 8 का वर्ग होता है। अब देखो 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्याओं का वर्ग आया है, तो 8 के बाद जो अगली सम संख्या होगी वो 10 होगी और 10 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 100। तो जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्वेश्चन मार्क पे है क्या आने वाला है? 100 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या रहने वाला है? तो हमारे पास अल्फाबेट क्या दिए है? ई दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, एन, क्यू, एस और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू डालें तो ई की प्लेस वैल्यू है 5 और जो जे है इसकी है 10, एन की 14, क्यू की 17 और एस की कितनी है? 19 है। फिर हम इसके बीच का जो अंतर है वो निकालेंगे कि जो ये 5 है इससे 10 कैसे बना? तो 5 में 5 जुड़ा, 5 और 5 कितने हुए? 10। और 10 से 14 कैसे बना? प्लस 4 करके। फिर 14 से 17 कैसे बना? प्लस 3 करके। और 17 से जो 19 है वो कैसे बना? प्लस 2 करके। तो 19 में प्लस 1 करना है, 19 और 1 कितना होगा? 20। तो 20 में क्या आता है? टी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भोपाल अनुपात मध्य प्रदेश समानुपात भुवनेश्वर और क्वेश्चन मार्क इस जगह क्या आने वाला है? तो अगर हम बात करें कि जो भोपाल है वो राजधानी है मध्य प्रदेश की, यानी कैपिटल, जो भोपाल है वो कैपिटल किसकी है? मध्य प्रदेश की। वहीं जो भुवनेश्वर है वो कहाँ की कैपिटल है? तो ये है उड़ीसा की। तो यहाँ क्या आने वाला है? उड़ीसा। कौन से ऑप्शन में उड़ीसा या उड़ीसा दिया गया है? वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी सांकेतिक भाषा में स्पार को क्या लिखा जाता है? URGCM लिखा जाता है। तो बताओ LAUGH को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, करते किस तरह है ये चीज हम देख लेते हैं कि जो SPEAK इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, इसके नीचे हम इसको लिखेंगे URGC और M। अब इसकी हम अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू डालेंगे, जैसे S है, S कौन से नंबर पे है? 19 पे है। S कौन से नंबर पे? 19 पे। P है 16 पे, E है 5 पे, A है 1 पे,
और जो के है वो है 11 पे। अगर यू की बात करें ये 21 पे है, ये 18 पे है, ये 7 पे है, ये 3 पे है और ये 13 पे है। तो हम इसको जोड़ देंगे। 19 में कितने जुड़े? 19 प्लस 2, 19 और 2 21, 16 प्लस 2 16 और 2 18, 5 प्लस 2 5 प्लस 2 कितने हुए? 7, 1 प्लस 2 कितने हुए? 3 और 11 प्लस 2 कितने हुए? 13। यानी जो भी यहाँ पे अल्फाबेट है अगले उसमें कितने जुड़ रहे हैं? 2 ऐड हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला दिया है LAUGH, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? L होता है 12 पे, तो 12 पे अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना? 14 और 14 पे क्या आता है? N। वहीं जो A है ये 1 पे है और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 पे क्या आता है? C। U है 21 पे, 21 पे 3 जुड़ेंगे तो कितना होगा? 3 नहीं सॉरी 2 जोड़ने हैं तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 23। 23 पे क्या आता है? W। फिर G है 7 पे, 7 पे 2 जोड़े, 7 और 2 9 यानी I। ये 8 पे है, 8 पे 2 तो 10 यानी J। अब देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? NCWIJ। NCWIJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अब यहाँ से 36 से लेकर 50 तक हमारा मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसको आपने बड़े ध्यान से अपने पास नोट कर लेना है। किसी संख्या का 15% 36 है, तो वे संख्या क्या होगी? यहाँ पे दिया है कि कोई संख्या है, हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, तो हमने वो संख्या ए मान ली। ए का मतलब क्या होता है? गुना। 15% 36 है, तो हमने लिखा कि जो एक संख्या है वो है ए, इसका जो 15% है वो कितना है? 36 के बराबर है। अब बेसिक कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि जब हम प्रतिशत को रिमूव करते हैं तो प्रतिशत रिमूव कैसे होता है? जब हम बटे में 100 लगाते हैं तो यहाँ से प्रतिशत हट जाता है और सामने कितना है? 36 है, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में हम 1 डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 5 से कैंसल आउट कर देंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 दिए 15 और 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10, 0 की 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब बचा क्या? यहाँ पे a बटे 20 और सामने क्या बचा है? 12 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास ए आता है। और जब 20 गुणा 12 करोगे तो 12 दूनी 24, ये आने वाला है 240। तो वो संख्या कौन सी है? 240, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37, 5,000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1250 ब्याज हेतु आवश्यक समय कितना है? तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? समय। और अगर हम समय का फॉर्मूला लगाए यानी टाइम क्या होता है? टाइम बराबर है समय बराबर है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल यानी मूलधन इनटू रेट, रेट यानी दर। आप सभी को पता है समय क्या होता है? साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। तो यहाँ पे हम SI सबसे पहले साधारण ब्याज क्या है? तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग वाला पैसा है वो होता है मूलधन, तो ये वैल्यू है P की। और जिसके पीछे प्रतिशत लगा होता है वो होती है दर, तो दर का मतलब है R। R कितना है? 5%। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 1250 हो जाती है, यानी जो SI है वो कितना है? SI मतलब साधारण ब्याज, वो कितना है? 1250। तो ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट दे कर देंगे और हमारा आंसर निकलने वाला है। तो जो SI है वो कितना है? 1250 गुणा उसके साथ क्या हो जाएगा? 100, ये फॉर्मूला का है। और हम नीचे देखेंगे पी यानी मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000 है, जो स्टार्टिंग का पैसा होता है, ध्यान देना वो मूलधन होता है। और जो दर है वो कितनी है? 5%। अब हम इसको कैंसल आउट कर देंगे कि ऊपर जो अंश में है वो 3 जीरो है और नीचे हम जो ये 3 जीरो है ये भी कैंसल आउट कर देंगे, ये ऊपर से कट गए। फिर 5 का पहाड़ देखोगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचा तो 25 बना, पंजा पंजा 25। फिर इस 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और पंजा पंजा 25। तो हमारे पास बचा क्या है? 5 बचा है। तो जो समय है वो कितना आया? 5 वर्ष आया। अब देखेंगे कि जो 5 वर्ष है किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से 0.0049 का वर्गमूल क्या होगा?
तो सबसे पहले जो ये वर्गमूल है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे कि 0.0049 ये किस में है, अंडर रूट में है, तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले जो ये दशमलव है इसको हम रिमूव कर देंगे, ऊपर क्या है हमारे पास 49, और अगर इसका हम दशमलव हटा देंगे तो दशमलव कैसे हटता है कि दशमलव के बाद ये जो दशमलव है इसके बाद देखेंगे हम कि कितने अंक है, तो 1 2 3 4 अंक, 4 अंक है तो हर में हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, सॉरी 4, ऐसे 4 जीरो लगा देंगे और उसके साथ 1 लिखेंगे। ये बात आपने ध्यान देनी है, अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो उसे 10 से हटाया जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो उसे 100 से हटाया जाता है, दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो 1000 से, और 4 अंक है तो 10,000 से। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक थे तो हमने इसको 10,000 से रिमूव कर दिया। अब हमारा जो आंसर है वो निकलने वाला है। जो ये अंडर रूट है 49, ये वैल्यू किसकी है, 7 की। तो ऊपर से जो वैल्यू है वो 7 आई, और जो ये 10,000 है ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 100 का वर्ग। 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। जब हम 100 से 7 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। एक चीज ये होती है कि अगर आप भाग दोगे तो उस प्रोसेस से भी निकल जाएगा। एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि हर में जितनी जीरो हो, ध्यान से सुनना, हर में जितनी जीरो हो अंश में उतने अंक पहले इकाई से दशमलव आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर में कितनी है, 2 जीरो है, तो सबसे पहले अंश वाली वैल्यू लिखेंगे, अंश कितना है 7। अब देखो यहाँ पे जो नीचे है वो कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो हम इकाई से 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। देखो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो थी तो इकाई से 1 2, 2 अंक पहले क्या लगाया, दशमलव। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आया, 0.07, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इसको 100 से 7 के लिए भाग भी दे सकते हैं तो भी आंसर यही आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.07। संख्या 2, 5 और 10 का एलसीएम क्या है, 5, 20, 15 या 10। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमने बेसिक से ही करते हैं इसको, 2, 5 और 10, इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान देना जो आपके लिए मैथ है, हो सकता है कहीं का ये हो कि ये बड़ा बेसिक डला है, जबकि अगर महासू एकेडमी की बात करें यहाँ पे जो मैथ है वो बड़ा डीप करवाया जाता है और अच्छे स्टैंडर्ड का करवाया जाता है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे मैथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि अग्निवीर में जो मैथ का स्टैंडर्ड है वो यही रहता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट इस हिसाब से डाल रहे हैं, वरना जो क्लास में है वो हमारा इतना जो इजी है मैथ वो नहीं करवाया जाता। ये मॉक टेस्ट के लिए हमने इजी डाला है, क्योंकि अगर हमने टफ रख दिया तो काफियों के कमेंट आते हैं कि सर इस हिसाब से मैथ नहीं पूछा जाता, अग्निवीर में जो मैथ है वो बड़ा इजी पूछा जाता है। तो हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते ही यहाँ पे जो मैथ का स्टैंडर्ड है वो रखा है। तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 2 से नहीं कटता तो नीचे उतारा, और जो ये 10 है वो कट जाएगा, 2 का पहाड़ा कितने बार, 2 पंजे 10। फिर हम किससे करेंगे, 5 से, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसको हम जब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं इसको गुना कर देंगे। तो 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो जो एलसीएम है वो कितना आने वाला है, 10 आने वाला है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 3 संख्या 5, 7 और 12 हो तो इनका माध्य यानी एवरेज क्या आने वाला है। तो इसको हमने देखा है कि एवरेज आता कैसे है, एवरेज यानी माध्यम, जिसको आप क्या बोल देते हैं, मीन भी बोल देते हैं। माध्य क्या होता है या एवरेज क्या होता है, ये क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ये ध्यान देना जो स्क्रीन पे है ये प्रॉपर लिखा नहीं जाता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे लिखा जाए। ऊपर क्या है, संख्याओं का योग, और बटे में क्या आता है, कुल संख्या, कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो जो संख्या का योग है, संख्या का योग क्या बना, जो एवरेज है वो कैसे निकलेगी, संख्या का योग यानी 5 प्लस 7 प्लस 12, और नीचे क्या आएगा, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 3। तो 7 और 5 यहाँ पे यानी 5 और 7 12, 12 12 24।
और नीचे क्या रहने वाला है 3 और 3 का पारा 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो आंसर कितना आया 8, ऑप्शन नंबर ए। 41 यदि ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात 5 तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए सी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि जो ए की वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे ए के नीचे लिख दी कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 3। फिर उसके बाद बी की वैल्यू दी है कि बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है, तो इसको भी हमने बी और सी के नीचे ही लिखना है, लेकिन लिखना कैसा है, साथ लिखना है। तो साथ कैसे लिखेंगे, जब बी की वैल्यू बी के नीचे डालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें बच जाती है, एक यहाँ पे जगह बचती है, एक यहाँ पे जगह। जो खाली स्थान है उसको सामने वाली संख्या वहां पे भरनी है, जैसे यहाँ पे ये खाली स्थान है, सामने कितना है 3, तो वो यहाँ पे भर देना है। यहाँ भी खाली जगह है, सामने क्या है 4, तो वो यहाँ पे लिख देना है। अब हमारे से पूछा ए और सी की वैल्यू है, तो सिर्फ यहाँ पे हम ए और सी की वैल्यू ही निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको गुणा करके, 2 चौके 8, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब इसको हम गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 3 पंजे 15। अगर हमें बी की वैल्यू भी बतानी होती तो हम इसको गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए सी पूछा है, तो जो ए सी की वैल्यू है वो कितनी आई 8 अनुपात 15, 8 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर ए। 12 का 150% क्या होगा, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। 12 का मतलब क्या होता है गुना, और कितना निकालना है 150%। तो अभी हमने परे पढ़ा कि जब प्रतिशत हम हटाते हैं तो बट्टे में कितना डालते हैं 100, तो ये 12 है, 12 का 150 और प्रतिशत हटाया तो बट्टे में कितना आया 100। जीरो से जीरो कटी, फिर यहाँ पे इकाई अंक 5 है और जीरो है तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, फिर 2 एकम 2 और 2 छिके 12, बचा क्या 6 गुना 3 और 6 तिये कितना होता है 18, तो 18 आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यदि x प्लस 2 बराबर है 7 तो इस x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि x को हमने यहीं रखा, और जो ये प्लस के 2 है ये परे चली जाएगी और माइनस के 2 बन जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई, इस 7 में से 2 गए तो बचा कितना 5, तो x की वैल्यू 5 आई जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा। तो हमने देखा आयत की लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है, तो एक हमने यहाँ पे आयत बना दिया, आयत कुछ इस हिसाब से बनेगा। ये हमारे पास आयत है, ये इसकी क्या है लंबाई है, और ये वाली क्या है चौड़ाई। तो इन्होंने बोला कि लंबाई चौड़ाई कितनी है 10 और लंबाई कितनी है 15, तो लंबाई और चौड़ाई का पता है, पूछा परिमाप है, परिमाप क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूं, परिमाप बराबर है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका पेरीमीटर आ जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो परिमाप यहाँ पे पूछा है, परिमाप के लिए क्या करेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 और 15 प्लस 10 करोगे तो ये कितना आया 15 और 10 25, तो 25 को 2 से गुणा करोगे 25 दूना 50, और ये किसमें दिया सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर ये आ जाएगा परिमाप, जो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है और पाई आपने क्या डालनी है 22/7, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त मान लो ये हमारे पास वृत्त है, और अगर हम पूरी लाइन खींचे तो ये व्यास है, और अगर इसको आधा कर दे तो त्रिज्या बन जाती है, तो हमें यहाँ पे आर यानी रेडियस त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। अब जो क्षेत्रफल है एरिया है वो दिया है कितना है 154, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यही तो निकालना है आर, त्रिज्या तो निकालना है हमें, तो इसको
हम किससे काटेंगे, 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 एकम 11, 4 बचे 44, 11 चौके 44, 2 से काट दिए, 2 एकम 2 और 2 सते 14। हमारे पास वैल्यू क्या बची, 7, और यहाँ पे r का स्क्वायर बटे 7, तो ये 7 इसके साथ यहाँ पे इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, सत सत्य कितना आया 49, और यहाँ क्या बचा है r का स्क्वायर, और जब ये 49 है, ध्यान देना 49 है, जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो सामने का अंडर रूट डला, तो अंडर रूट 49 बराबर है r, तो अंडर रूट 49 वैल्यू किसकी, 7 की, तो r की वैल्यू कितनी आई 7, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है, तो आपका जो 7 सेंटीमीटर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि बड़ी संख्या 32 है तो छोटी संख्या क्या होगी। हमने देखा दो संख्याएं हैं, तो हमने डाला कि x और y ये दो संख्याएं हैं, पहली संख्या का अनुपात है वो 3 अनुपात दिया है, और जो दूसरी संख्या है उसका अनुपात कितना दिया है, 4 अनुपात। अब बोला यदि बड़ी संख्या 32 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा, तो बड़ी संख्या 32 है, तो इसमें बड़ी संख्या कितनी है, 4, तो बड़ी संख्या का जो अनुपात है वो है 4 अनुपात, और जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 32, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 8। इन्होंने पूछा क्या है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 3 अनुपात, तो 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है, 8, और जब आप 3 गुणा 8 करोगे, 3 अठे 24, तो ये 24 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, समीकरण 3x बराबर है 18, तो x का मान ज्ञात करें, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी आसान है, जो इक्वेशन है वो क्या दी है, 3x बराबर है, ये 3x है, 3x बराबर है 18, तो सामने आमने सामने कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिके 18, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, एक संपूरक कोण क्या है, ये संपूरक यहाँ पे कोण पूछा गया है, 45 का संपूरक कोण क्या होगा, 145 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 135 डिग्री। तो जब हम बात करेंगे संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, जिसका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो पूछा है 45 का संपूरक कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से 45 जो डिग्री है वो माइनस कर देंगे, तो हमें संपूरक कोण मिल जाएगा, तो 180 में से आप क्या कर दो, 45 माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, 135 डिग्री। अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दे या माइनस कर दे, तो 180 में से जब 45 घटाओगे, यहाँ से आपको हासिल लाई, 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5। अब 8 में से एक हासिल चली गई थी, तो बचा कितना था, 7, 7 में से 4 गए तो कितना बचता है, 3, और यहाँ पे 1, तो कितना है ये 135 डिग्री, जो यहाँ पे 135 डिग्री हम पहले ही निकाल चुके थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 125 का घन कोण यानी क्यूब रूट घनमूल क्या है, 125 का अगर घनमूल करे तो ये डाल देंगे हम घनमूल 125, आपने बताना है कि किसका होता है, तो घनमूल 125 5 की वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे हमने इसका योग करना है, भिन्न दिए है, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, 1/4 प्लस 1/8, तो हम क्या करते हैं, भिन्नों की जोड़ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो हर का एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, वो 8 आ जाएगा। अब ये जो 4 है इसका 8 कैसे बनाए, जब इसको किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 4 दूनी 8, तो ऊपर भी हम नीचे से गुणा किया है, ऊपर भी सेम से ही करेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस 8 का 8 कैसे बनेगा, जब 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, ऊपर भी हम 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितने हुए, 3, और नीचे कितना आया, 8, तो ये जो है आंसर क्या आया, 3/8, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ये मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मॉक टेस्ट कैसा था और आपका जो स्कोर है वो कितना रहा।